से मिले आर्म व्हील के परखच्चे उड़ गए। पिन पॉइंट अटैक किया। इस हमले में नाटो देश से मिले आर्म व्हील के परखच्चे उड़ गए। कुर्स्क में पेड़ों के बीच छिपे यूक्रेनी सेना के बख्तरबंद वाहन कजाक को रूस ने ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी लैंसेट ड्रोन के सटीक हमले में आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया और उसके साथ कई यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। कुर्स्क को यूक्रेन के कब्जे से आजाद कराने का जिम्मा अब रूस के मोटराइज्ड ब्रिगेड के कंधों पर है। दक्षिणी इलाके में रूसी सैनिक आक्रामक मोर्चाबंदी करते दिखे। तस्वीरें जारी कर रूस ने जोरदार पलटवार का दावा किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी फाइटर जेट्स ने जमकर कहर मचाया। रूसी सेना के ठिकानों पर हुई बमबारी में कमांड पोस्ट समेत उसके कई बुनियादी ढांचे तबाह हो गए। यूक्रेनी विमानों ने शहर के कई इमारतों को निशाना बनाया। कुर्स्क में रूसी सेना की ड्रोन ब्रिगेड ने बड़ा पलटवार किया। यूक्रेनी कब्जे वाले बेस पर कई हमले किए गए। यही नहीं, क्रूपेट्स और ओजेर्की में आर्टिलरी अटैक कर यूक्रेनी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने कुर्स्क में रूसी सेना के बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। ये ठिकाने रूस की 28वीं राइफल बटालियन का हिस्सा थे। 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन ने रूसी स्ट्राइकर ग्रुप के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले किए हैं। कुर्स्क में रूसी सेना के बेस पर कब्जे का ये वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी हमले के डर से रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान ड्रोन ब्रिगेड के प्रहार से पूरा इलाका धुआं नजर आया। कुर्स्क में जारी जंग के बीच ब्रिटिश समाचार आउटलेट द इंडिपेंडेंट ने बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2000 रूसी सैनिकों को यूक्रेन युद्ध बंदी बना चुका है। यही नहीं, 24 घंटे में रूस के 102 चेचन सैनिकों के सरेंडर का भी दावा है। रूस के किस इलाके पर ज़ेलेंस्की ने किया कब्जे का दावा? बेलगोरोद पर संकट के बादल क्यों हैं? और नेटो के वेपन स्टोरेज पर कैसे हुआ हमला? बैटलफील्ड से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। कुर्स्क में जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के सुत्जा शहर पर नियंत्रण का दावा किया है। वीडियो जारी कर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये उपलब्धि उनकी सेना को महज 10 दिनों में मिली। सुत्जा पर कंट्रोल से कई शहरों में गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कुर्स्क के बाद यूक्रेनी सेना ने अब बेलगोरोद में घुसना शुरू कर दिया। वॉर जोन की ये तस्वीरें व्याजोवोय इलाके की हैं, जहां यूक्रेनी आर्टिलरी ट्रूप शहर से महज 200 मीटर दूर नजर आए। व्याजोवोय को बेलगोरोद का बॉर्डर माना जाता है। बेलगोरोद में यूक्रेनी एंट्री के बाद कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित है। अब तक बेलगोरोद से करीब 11,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। रूसी सेना की कोशिश है कि यूक्रेनी ट्रूप्स को व्याजोवोय में ही घेर लिया जाए। कुर्स्क में यूक्रेनी ऑपरेशन को धार अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों से मिल रही है। ये दावा ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में किया गया। ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक और अमेरिकी स्ट्राइकर आर्मर्ड के इस्तेमाल की पुष्टि रूस ने भी की है। यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के 1330 सैनिकों के मारे जाने और उसके 60 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जंग में 12 रूसी टैंक और 25 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हुए हैं। कुर्स्क का बदला लेते हुए रूस ने यूक्रेन की डोनेस्क में कहर मचाया। टोरेत्स्क में विध्वंसक ड्रोन अटैक कर यूक्रेन को बड़ी चोट दी। इस घातक हमले में यूक्रेनी सेना का बेस तबाह हो गया। ड्रोन हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 3 सैनिक मारे गए। रूस ने यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडेसा पर भीषण बमबारी की। नाटो वेपन स्टोरेज को निशाना बनाकर कई हमले किए गए। रूस के विध्वंसक हमलों में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कुर्स्क अटैक से बौखलाए रूस ने खार्किव में भी जबरदस्त हमला बोला। रूस ने वीडियो जारी कर ड्रोन अटैक में बीटीआर व्हीकल ध्वस्त करने का दावा किया है। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की भी सूचना है। बेलगोरोद और कुर्स्क में इमरजेंसी के बाद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ब्रियांस्क से भी उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर लोगों को संपर्क में रहने की सलाह दी। इजराइल के लिए क्यों भारी है अगले कुछ घंटे और कहां दिखा हिजबुल्लाह का रॉकेट स्वॉर्म? मिडल ईस्ट संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। दक्षिणी गाजा के राफा, खान यूनिस और नजारिम कॉरिडोर में इजरायली सेना की स्ट्राइक जारी है। हमास ठिकानों को टारगेट कर आईडीएफ ने एक बार फिर जोरदार बमबारी की। इन हमलों में हमास के 30 से ज्यादा बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। गाजा में इजराइल के भीषण हमलों से हाहाकार मच गया। रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी अटैक के दौरान लोग जान बचा के भागते नजर आए। चीख पुकार के बीच कई धमाके सुने गए। आईडीएफ पर नरसंहार के आरोप लगे हैं। गाजा के नुसेरत शरणार्थी शिविर पर हमले का ये वीडियो देखिए। इजराइल की भीषण बमबारी से पूरा इलाका खंडहर बन गया। कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया गया है कि हमले के वक्त यहाँ हजारों लोग मौजूद थे।
हमास के टनल नेटवर्क पर आईडीएफ ने सबसे बड़ा हमला बोला। इजिप्ट से सटे इलाके में आईडीएफ ने 50 टनल को तबाह करने का दावा किया। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में भी हमास के सभी टनल ध्वस्त कर दिए गए। आईडीएफ ने ही ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने भीषण हमला बोला। उसके रॉकेट हमलों से किरियत शिमोना के इलाकों में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाकों से धुएं का गुबार उठता दिखा। हिजबुल्लाह ने यहाँ एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। उत्तरी इजराइल से सामने आए इस वीडियो में आप हिजबुल्लाह के रॉकेट स्वार्म को देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने किरियत शिमोना के अलावा बेत हिलेल में भी हमले किए। हालांकि आईडीएफ ने उसके कई रॉकेट्स को आयरन डोम से मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के अलर्ट को भी निशाना बनाया। रात के अंधेरे में 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हालांकि आईडीएफ के आयरन डोम ने जोरदार एक्शन दिखाया और हिजबुल्लाह के कई रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए गए। इजरायली शहरों पर लगातार हमले कर रहे हिजबुल्लाह ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। वीडियो जारी कर अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से आईडीएफ को रूबरू कराया। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि आने वाला वक्त इजराइल के लिए विनाशकारी होगा। उत्तरी इजराइल में बारूदी बौछार कर रहे हिजबुल्लाह ने और ज्यादा विध्वंसक अटैक की प्लानिंग की है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने दावा किया है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का फैसला खुद की इच्छा से लिया गया। और अब वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरें देखिए। ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। इजराइल पर विरोधियों की जवाबी कार्रवाई तय है। ये धमकी हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने दी है और कहा है कि इजराइल पर प्रॉक्सी अटैक को अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। अल हूती के मुताबिक हमलों में देरी इजराइल के सर्वनाश का संकेत है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा ईरान। ये दावा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने किया है, जिनके मुताबिक ईरान बिना किसी अलर्ट के इजराइल पर अटैक की पूरी प्लानिंग रच चुका है। कभी भी वो अपनी सेना को हमले का ऑर्डर दे सकता है। इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह की आक्रामकता को देखते हुए यूरोपीय देश अलर्ट हो गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को रोकने में जुट गए हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री नेतन्याहू से मिलकर जंग रोकने की रणनीति बनाएंगे। ईरान की मदद के लिए रूस खुलकर सामने आ गया है। अब वो ईरान को अपना मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MI-17 देने जा रहा है। MI-17 को अटैक, रेस्क्यू और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले उसने ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम दिया था। इजराइल पर मंडराते खतरे के बीच हूती ने रेड सी में बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिका के 2 मिलिट्री शिप को टारगेट कर हूती ने अटैक किया। इस हमले में अमेरिकी शिप को भारी नुकसान हुआ। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज रात रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक है। नेटो को लेकर रूस एक अंतिम फैसला करेगा। परमाणु इस्तेमाल पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है और आज यूरोप पहुंच सकती है यूक्रेन जंग की आग। इतना ही नहीं, यूक्रेनी हमले से दहल रहे हैं रूस के 5 प्रांत। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूसी धरती पर सबसे बड़ा रक्तपात हो रहा है और उसकी वजह है यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस के 5 राज्यों में सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। कुर्स्क प्रांत के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने 10 दिन में ही रूसी जमीन पर विजय का इतिहास रच दिया है। रोज रूसी सेना सरेंडर कर रही है और यूक्रेनी सेना रूस में तेजी से आगे बढ़ रही है। आखिर यूक्रेन की इस जीत का कारण क्या है और पुतिन कैसे इस विजय रथ को रोकने की योजना बना रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस फरवरी 2022 से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने देर से ही सही लेकिन एक अमिट इतिहास रच दिया है। यूक्रेन ने अपने शहरों को बचाने के बजाय रूस पर पलटवार वाली रणनीति पर अमल किया और यह बहुत कामयाब रही।
कामयाबी कितनी बड़ी है ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं। कुर्स्क के 82 गांव और कस्बों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 4 प्रांतों में जंग छेड़ दी है। 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। हर रोज यूक्रेनी सेना रूसी जमीन पर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करने वाली हैं। कुर्स्क की जमीन पर उल्टे लेटे ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना से जंग लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घात लगाकर हमले कर रही है और इन हमलों में रूसी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन ने 15 अगस्त की रात को दावा किया कि उसकी सेना का कब्जा कुर्स्क के बड़े शहर पर हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। सुज्जा रूस यूक्रेन सीमा से 12 किलोमीटर दूर है और कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसकी दूरी 84 किलोमीटर है। सुज्जा से रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया तक जाती है। यूक्रेन ने इस पर कब्जा करके गैस सप्लाई बंद कर दी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 35 किलोमीटर अंदर तक उतर चुकी है। इस कब्जे को दिखाने के लिए यूक्रेन ने रूस की जमीन को विदेशी मीडिया के लिए खोल दिया है। कार सवार ये इटली का मीडिया क्रू है जो रूस के सुज्जा से वॉर रिपोर्टिंग कर रहा है। इटली की पत्रकार स्टेफानिया बातिस्तिनी की रिपोर्ट यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। यूक्रेन ने बहुत तेजी से रूसी जमीन पर अपना कब्जा जमाया है और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यूक्रेन ने कुर्स्क के 82 गांवों में सैन्य प्रशासन लागू कर दिया है। इसकी कमान जनरल एडवर्ड मोस्कालियोव को दी गई है। कुर्स्क के युद्ध प्रभावित इलाकों से रूसी नागरिकों को निकाला जा रहा है। रूस को कुर्स्क के साथ साथ 3 और प्रांत खाली करने पड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी सेना के हमलों की जद में ये प्रांत भी आ चुके हैं। और कुर्स्क के 82 गांवों पर कब्जा करने के साथ साथ यूक्रेनी सेना ने ब्रयांस्क के 4 किलोमीटर इलाके में भी जंग शुरू कर दी है। इसके अलावा बेलगोरोद के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रोस्तोव प्रांत में बनाई गई रूस की सुरक्षा दीवार को ध्वस्त कर दिया है। चौथा प्रांत है वोरोनिश, जहां यूक्रेनी सेना रूस की ड्रैगन टीथ सिक्योरिटी लाइन को तोड़कर दाखिल हो चुकी है। सवाल यह है कि यूक्रेन की जीत इतनी आसान क्यों हो गई है? तो इसके कई कारण हैं। पहला यह कि यूक्रेन को नेटो से अत्याधुनिक हथियार मिले। रूस की जंग में यूक्रेनी सेना के प्रशिक्षित सैनिक उतारे गए, जबकि रूस के नियमित सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं और ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं। रूस के अत्याधुनिक हथियार भी यूक्रेन की जंग में नियमित सैनिकों की कमी के चलते रूसी बॉर्डर पर नए रिक्रूट्स की तैनाती की गई है। इन नए रूसी सैनिकों को 10-15 दिन का काम चलाओ प्रशिक्षण देकर सीमा पर भेज दिया गया है। रूस में ये नए सैनिक जंग लड़ने में कुशल नहीं है। ऐसे समझिए कि एक कमांडो के सामने चौकीदार को जंग में उतार दिया गया है।
बीते 8 दिन से कीव और मॉस्को दोनों ओर जंग के अपडेट और रणनीतियों पर बैठक जारी है। ज़ेलेंस्की ने आदेश जारी कर दिया है कि यूक्रेनी सेना जल्द से जल्द बड़ा इलाका जीत ले। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 15 अगस्त को रूस के 1330 सैनिक जंग में मारे गए हैं। इसके अलावा 59 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त किए जा चुके हैं। रूस के 12 टैंक एक दिन में ही नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 35 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि रूस की फौज के कुर्स्क पहुंचने से पहले ही बड़ा इलाका जीत लिया जाए। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि हारा हुआ इलाका आजाद कराने के लिए रूसी सेना अपनी नियमित फौज को जंग में उतारने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस कुर्स्क की जंग में अपनी नियमित फौज को उतार रहा है। यूक्रेनी जमीन से फौज की कुछ टुकड़ियां कुर्स्क भेजने का आदेश दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन कुर्स्क की जंग में दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुर्स्क के परमाणु प्लांट से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना का लक्ष्य कुर्स्क परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है। अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला करती है तो रूस यूएन में इस मुद्दे को उठाएगा। इसके बाद रूस के पास आत्मरक्षा में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका होगा। रूस के सामने कुर्स्क और यूक्रेन में दो मोर्चों पर परंपरागत जंग लड़ने की चुनौती है। ऐसे में रूस भी यही चाहता है कि जंग का फैसला महाविध्वंसक हथियारों से हो, भले ही इसके बाद विश्व युद्ध क्यों न छिड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। सरकारी इमारतों से रूस का झंडा हटाया गया। कुर्स्क के वेनेजियानो पर यूक्रेनी सेना का कब्जा। तो पुतिन अब अंतिम निर्णय लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुर्स्क का प्रतिशोध लेने वाला फैसला दुनिया में न्यूक्लियर प्रलय भी ला सकता है। रूस को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि रूसी जमीन पर कब्जे की जंग में अमेरिका समेत कई और देश सीधे तौर पर शामिल हैं। यूक्रेन को नेटो से भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की गई है। अमेरिका अब F-16 से प्रहार करने के लिए नई मिसाइल देने वाला है। पुतिन समझा चुके हैं कि रूसी जमीन को कब्जे से बचाने के लिए सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और तमाम मददगारों को भी सबक सिखाना जरूरी है। Bravo 6, 2nd platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. अब बात सिर्फ कुर्स्क की नहीं, अब बात रूस यूक्रेन तक भी सीमित नहीं है। नए दौर में आइमर्स को सिकंदर भस्म कर रहा है। अमेरिकी हथियारों पर किंजल बरस रहा है। ये रूस की ताकत की नुमाइश नहीं बल्कि ये संकेत है पुतिन के गुस्से का, उस क्रोध की ज्वाला का जिसमें यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के कई देश भस्म हो सकते हैं।
क्योंकि रूस को यकीन हो चुका है कि कुर्स्क का अभियान सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका और उसके कई मददगारों का है। सबूत रूस से जारी कर दिए गए हैं। कुर्स्क में अमेरिकी बम से हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जमीन पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक दौड़ रहे हैं। कनाडा के बख्तरबंद वाहन में यूक्रेनी सैनिक सवार हैं और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूस के पास सबूतों की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिकी हथियारों को भस्म करने के लिए रूस उन ताकतवर हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कुर्स्क के बिल्कुल करीब सूमी से अमेरिकी हाइमर्स सिस्टम से हमले हो रहे थे। रूस ने पहले ड्रोन से हाइमर्स का पीछा किया। हाइमर्स से लैस ट्रक जैसे ही एक जगह पर रुका, रूस से इस्कंदर मिसाइल दागी गई और हाइमर्स सिस्टम भस्म हो गया। यूक्रेन की सीमा से यह हाइमार्स सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर सूमी में मौजूद था। यहीं से हाइमार्स से कुर्स्क पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन यह शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है इसके संकेत अमेरिका और रूस दोनों से मिले हैं। रूसी सुरक्षा परिषद का आरोप है कि कुर्स्क का अभियान अमेरिका के सहयोग से चल रहा है और इसका अंजाम भयानक रहने वाला है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के अभियान में अमेरिका का शामिल न होने वाला दावा बिल्कुल झूठ है। रूस क्या निर्णय लेने वाला है इसका खुलासा जल्द होगा, लेकिन यह तय है कि पुतिन नेटो या बाल्टिक देशों पर हमले का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह है ये लड़ाकू विमान, इससे जुड़ा एक फैसला। बाइडेन यूक्रेन को ऐसी क्रूज मिसाइल देने वाले हैं जिससे कुर्स्क ही नहीं बल्कि रूस के कई और शहर भस्म हो सकते हैं। बाइडेन F-16 को लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइल से लैस करने का मन बना चुके हैं जिससे यूक्रेन की वायुसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। यूक्रेन की सीमा से 300 किलोमीटर के दायरे में बसे शहरों पर यूक्रेन बेहद घातक हमले कर सकेगा। और अमेरिका का अगला कदम संपूर्ण कुर्स्क के भस्म होने की वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका F-16 के लिए यूक्रेन को जैस्प मिसाइल देने जा रहा है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल 1100 किलो वजनी है और इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है। यूक्रेन की सीमा में उड़ान भरते हुए F-16 से मिसाइल प्रहार हुआ तो ये रूस में 361 किलोमीटर तक के इलाके में तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल से रूस के कई शहर भस्म हो सकते हैं। हमले के लिए F-16 को बॉर्डर भी क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। अगर यह मिसाइल यूक्रेन को मिली तो यह सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी। इससे रूस के कुर्स्क, बेलगोरोद को बेहद खतरा हो जाएगा। इसके अलावा हवाई हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को जडैम किट वाले बॉम्ब दे रहा है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह जीपीएस के इस्तेमाल से सटीक प्रहार करता है। फिलहाल जडैम किट के साथ यूक्रेन मार्क 84 बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर रहा है। इस बम का वजन 1000 किलो है। कुर्स्क के तियोक्तिक्नु में रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन ने जडैम बमों से हमला किया।
रूस ने इस वीडियो को जारी करके दुनिया को दिखाया है कि किस तरह अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार हो रहा है। अब रूस को F-16 देने की असली वजह भी पुतिन को समझ आ रही है। F-16 का यूक्रेन की जमीन पर पहुंचना, F-16 आते ही रूस का कुर्स्क में हमला बोलना, F-16 के लिए अमेरिका से नई मिसाइल का ऐलान होना, पुतिन इसे महज संयोग नहीं मानते। यही वजह है कि रूसी सेना कुर्स्क में जंग लड़ रही है, लेकिन रूस की सरकार एक बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में यूरोप के खिलाफ अभियान पर फैसला हो सकता है। नेटो से बदले का एक्शन प्लान फाइनल हो सकता है। किंजल मिसाइल के इस्तेमाल से यह जाहिर हो चुका है कि अब रूस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है और इसीलिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका मजबूत होती जा रही है। हमला रूस की धरती पर हुआ है, इसलिए पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो देश सीधे तौर पर शामिल हैं, पहले उन पर हमला होगा या फिर पुतिन किसी सहयोगी देश को निशाना बनाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इस जंग में सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। अब रूस के टारगेट पर कनाडा भी है। कुर्स्क की जमीन पर खड़ा यह वाहन अब ब्लैक सी फ्लीट के जवान के कब्जे में है। इस वीडियो को जारी करने का मकसद है कि दुनिया को यह दिखाना कि कैसे कनाडा के वाहनों का इस्तेमाल यूक्रेनी फौज कुर्स्क में कर रही है। इस वाहन का नाम रोशेल सीनेटर है। रोशेल कनाडा की कंपनी का नाम है। वाहन से 10 सैनिक सफर कर सकते हैं। छोटे हथियारों के हमले का इस पर असर नहीं होता। ब्रिटेन के खिलाफ भी रूस आग बबूला है, क्योंकि कुर्स्क में ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पहली बार है जब ब्रिटिश टैंकों का इस्तेमाल रूस की धरती पर किया जा रहा है। नेटो के खिलाफ रूस की सेना ने युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस के एक परमाणु बॉम्बर के कॉकपिट से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। यहां रूसी बॉम्बर के बेहद करीब नेटो एयर पुलिसिंग इंटरसेप्टर नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैमरा रूसी Tu-22 M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की कॉकपिट में था और उसके बेहद करीब जर्मनी के एयरफोर्स का यूरोफाइटर टाइफून उड़ान भर रहा था। अंदेशा है कि रूस बाल्टिक देशों से भी नेटो के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्रीमिया पर हमले के बाद कर्च ब्रिज पर लंबा जाम, 2000 से अधिक वाहन कर्च ब्रिज पर फंस गए। रात में हमले के बाद कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया। कई घंटे बाद कर्च ब्रिज को दोबारा खोला गया। जिस वक्त रूस अपने कुर्स्क प्रांत को बचाने में जुटा है, उस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूस के कई राज्यों को दहला रही है। 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के अंदर दूसरी बार विध्वंसक हमला कर दिया। इस बार हमला क्रीमिया, मॉस्को और कजान में हुआ। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के सैन्य और नेवल बेस को टारगेट किया। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 5वें बेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन के पास यूक्रेन को रोकने के लिए परमाणु हमले के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? (16 अगस्त 2024)
ये वो तारीख है जब रूसी सेना को युद्ध के मैदान में बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह रूस का एटमी बॉम्बर जल गया। रूस के Tu-22 एटमी बॉम्बर ने साइबेरिया के बेस से उड़ान भरी और साइबेरिया के ही इरकुत्स्क इलाके में रूसी बम वर्षक क्रैश कर गया। यानी रूस का बॉम्बर रूस में ही भस्म हो गया। आसमान में उड़ान के दौरान ही बॉम्बर में आग लग गई। इसके बाद जलता हुआ बॉम्बर जमीन पर आ गिरा। जोरदार ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ पूरा विमान आग के लपटों में घिर गया। रूस का यह बॉम्बर 14 एटमी मिसाइलें ले जाकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम था। एक Tu-22 बॉम्बर की कीमत 335 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक झटके में रूस का 335 करोड़ रुपए का विमान जल गया। बॉम्बर में रूस के 4 पायलट मौजूद थे। आग लगने के साथ ही चारों पायलट विमान से इजेक्ट कर गए। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक पायलट की मौत हो गई। रूस का बॉम्बर क्यों और कैसे जला, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन और नेटो का हाथ है। रूस को सिर्फ बॉम्बर का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्रीमिया और कर्च में यूक्रेन ने जिस तरह से विस्फोट किया, उससे पुतिन की सेना दहल गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रूस के पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में फेरी क्रॉसिंग पर भी हमला किया। क्रॉसिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर क्राई में यूक्रेन ने रूसी नौसेना की बोट को समुद्र में डुबा दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में भी बड़ा विस्फोट किया। यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। क्रीमिया में यूक्रेन ने जो हमला किया है उसमें रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्स ने रात के अंधेरे में रूस के एक एयरबेस, एक नेवल बेस और 2 हथियार डिपो पर धमाके किए। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम, 3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 रडार स्टेशन तबाह हो गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के एक शिप हैंगर और 7 फेरी बोट पर भी हमला किया। यूक्रेन के हमले में सिर्फ क्रीमिया में ही रूस के 13 सैनिक मारे गए। हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है, बावजूद इसके उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किए, बल्कि रूस के कई और शहरों में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। मॉस्को में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ब्लास्ट की जद में एक फैक्ट्री आई। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रूस के कजान में यूक्रेनी हमले के बाद एक बिजनेस सेंटर धू कर जल गया। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। हमले में बिजनेस सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस के अंदर यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि रूस ने कई फ्रंट से सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क और बेलगोरोद भेज दिया है। ताकि इन दोनों राज्यों में तेजी से बढ़ रही यूक्रेनी फोर्स को रोका जा सके। इसका फायदा उठाकर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया समेत रूस के दूसरे शहरों में हमले कर रही है।
जिससे रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन को विफल करने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन में कई फ्रंट खोल दिए हैं। रूसी फौज ने डोनेस्क में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को खत्म कर दिया। रूस ने भीषण हमला करते हुए डोनेस्क के पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया। हेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य वाहनों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में Su-34 लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों की बरसात की। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुर्स्क में यूक्रेन को रोकने के लिए, कीव जीतने के लिए रूसी सेना की यह आखिरी कोशिश है। अगर यह कोशिश कामयाब नहीं हुई तो पुतिन और उनकी सेना आखिरी विकल्प यानी परमाणु हमले का रास्ता अख्तियार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन के ड्रोन के बीच आसमान में भिड़ंत। यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी ऑरलैंड 30 को मार गिराया। एयर डिफेंस की कमी की वजह से ड्रोन का इस्तेमाल। अरब में एक नई जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से टकराने को तैयार है। जंग लंबी खिंचेगी, लेकिन तालिबान दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर अफगानिस्तान जैसी लड़ाई लड़ सकता है। अब पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि तालिबान के खौफ से अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। कहीं अरब में भी हालात ऐसे ना बन जाएं, इसलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की धमकी से इजराइल में कोहराम मचा है। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है, ईरान एटमी हमला कर सकता है। इस संकट को तालिबान के ऐलान ने और बढ़ा दिया है। अब तालिबान ने कहा है कि वो अरब में विध्वंस मचाने को तैयार है। वो तमाम देश तालिबान के टारगेट पर हैं जो इजराइल के साथ हैं। तालिबान ने यह खौफनाक ऐलान उस वक्त किया जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बगराम एयरबेस पर जश्न मनाया जा रहा था। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, जैसे हमने 21 साल अमेरिका से युद्ध किया, वैसे ही अरब में अपने दोस्तों के लिए लड़ेंगे। हम खासकर फलस्तीन दा इत्मीनान और डाट वर्कोमा چې تاسو خپل همت د لاسه ما ورکوئ لکه څنګه چې افغانانو د 50 کالو جنگو بحرانونو راوروسته یو پړی مسلسل یرغلونه په افغانستان راغلل د شل کلنې دوره د یرغل چې کومه وه तो क्या अब तालिबान इजराइल ईरान युद्ध में एंट्री करने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। खासतौर से इजराइल के लिए बड़ा अलार्म बज चुका है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फोर्स को भागना पड़ा था, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हथियार, एयरबेस और दूसरे सैन्य ठिकाने छोड़कर तय समय सीमा से पहले ही अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो क्या अब ईरानी प्रॉक्सी के डर से अमेरिका को अरब से भी जाना पड़ेगा? क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई हुई है। अगले महीने इराक के विदेश मंत्री वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले और उस वक्त बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जिस तरह तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका की डील हुई थी, ठीक उसी तरह के हालात इराक में बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ईरानी प्रॉक्सी के सामने अमेरिका की बड़ी हार होगी। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की कमान अरब में संभाल ली तो हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं।
अब अमेरिका और इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हरकत अल नुजबा और सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह से टकराव हो रहा है, जबकि यमन से हूती के हमले जारी हैं। दरअसल फिलिस्तीन को लेकर ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो इजराइल पर इसी तरीके के हमले जारी रहेंगे। इस्माइल हानिया और फवाद शुक्र की मौत के बाद ईरान सीधे हमले की धमकी दे चुका है और वो कभी भी तबाही मचा सकता है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा अब बड़ा खतरा ईरान और तालिबान के गठबंधन से है, क्योंकि पहले से ही रूस और चीन के साथ आने से पेंटागन में खलबली मची हुई है, जबकि अब तालिबान की एंट्री से भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबानी लड़ाके ईरान बॉर्डर पार करेंगे, वहां से वो इराक घुसेंगे, वहां भी दूसरे ईरानी प्रॉक्सी की मदद करेंगे। इससे आगे सीरिया और लेबनान पहुंचकर इजरायली पोस्ट पर हमले कर सकते हैं। सीरिया से गोलन हाइट्स पर, जबकि लेबनान से उत्तरी इजराइल को दहला सकते हैं। हिजबुल्लाह ने हमले के लिए कितनी बड़ी तैयारी की है, इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। ये वही वीडियो है जो बताता है कि हिजबुल्लाह ने कितना बड़ा सुरंग नेटवर्क बना लिया है, ठीक हमास की तरह, लेकिन उससे कहीं बड़ी और चौड़ी सुरंगें हिजबुल्लाह ने बनाई हैं, जिसमें बाइक पर सवार होकर लड़ाके हमले के लिए निकलते हैं और सुरंग में ही बड़े बड़े ट्रक पर लॉन्चर लगा दिए हैं, जो सुरंग के अंदर से उत्तरी इजराइल में तबाही के रॉकेट दाग रहे हैं। इसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक किरियत शिमोना पर की गई, जहां हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाबी हमले में इजरायली फाइटर जेट ने बम बरसाए, दक्षिणी इजराइल के किला इलाके में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई और जगहों पर भी हमले किए गए। ये हमला शामिर इलाके में हुए हमले का बदला था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने तुरंत पलटवार किया और आयता अल शाब में एक पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह की तरह ही हमास के भी हौसले हाई हैं। उत्तरी गाजा में तमर गैस फील्ड पर हमास लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। तमर गैस फील्ड पर इजराइल का कब्जा है। इस हमले में गैस फील्ड में आग लग गई, कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। हमास और हिजबुल्लाह रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं, इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये ईरान की प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें वो ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर कर देना चाहता है। और फिर आखिरी प्रहार करके इजराइल का खात्मा कर देगा। जबकि इजराइल अब सुरंग नेटवर्क का सफाया कर देना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमले कर रहा है। इसका इस्तेमाल यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका भी कर रहा है। ये बस्टर बम खासतौर से अमेरिका ने ईरान और प्रॉक्सी संगठनों के लिए तैयार किया है, जिससे ईरान के एटमी बंकर को तबाह किया जा सके। बस्टर बम दुनिया का सबसे वजनी और खतरनाक बस्टर बम है, जिसे अमेरिका ने GBU-57 नाम दिया है। 14,000 किलो और 20 फीट लंबा होता है बस्टर बम। ये बम 100 मीटर गहराई तक अटैक कर सकता है। इसका हमला इतना जबरदस्त होता है कि पूरा बंकर तहस नहस हो जाएगा। इसी तरह सुरंग भी ध्वस्त हो जाएगी। इसके लिए इजराइल मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिससे ईरान और प्रॉक्सी संगठनों के मंसूबों को तबाह किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की गोलाबारी। डोनेस्क के शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। शॉपिंग सेंटर पर हमले में कई लोग जख्मी हो गए। अरब से बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। यह हमला कब, कहां होगा, किस शहर को ईरान सबसे पहले टारगेट करेगा, इसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं। रिपोर्ट सामने आने के बाद इजराइल से वॉशिंगटन तक टेंशन हाई है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा तैयारियां बढ़ा दी हैं। सवाल है कि क्या 79 साल बाद दुनिया में फिर परमाणु विस्फोट होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए।
वॉशिंगटन में एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इजराइल में नेतन्याहू आईडीएफ के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस इमरजेंसी और तनाव के पीछे अब तक के सबसे बड़े विध्वंस की आशंका है। ऐसा विध्वंस जिसमें इजराइल जलकर खाक हो सकता है। इन आशंका के पीछे अमेरिकी सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के दावों में अरब विध्वंस की वार्निंग छिपी है। रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार कर रहा है। वो किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान का हमला बिना किसी चेतावनी के होगा। The clouds are over all of us, and we understand the context because of that which, assassination and other actions that Israel has taken recently. I can't tell you what the supreme leader's thinking or what he's hearing and what may be impacting his decision calculus, but the rhetoric coming out of Tehran doesn't give us any comfort that there won't be something coming, and so we have to prepare for that. It could come with little or no notice, and it certainly could come in days. बीते 3 हफ्तों में इजराइल ने ईरान को कई बड़े जख्म दिए हैं। हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। ईरानी प्रॉक्सी को उम्मीद थी कि खामनेई बहुत जल्द इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अब तक ईरान शांत है। अब अरब वर्ल्ड में उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन बोल्टन ने भी ईरानी हमले की आशंकाओं पर मोहर लगाई है। उन्होंने एक बयान में कहा, हानिया की हत्या से ईरान अपमानित हुआ है। यह खामनेई के लिए संकेत था कि ईरान में कोई सुरक्षित नहीं है। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ईरान को वास्तव में कुछ करना होगा। संभव है ईरान अचानक कोई बड़ा हमला कर सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में 31 जुलाई को हुई थी, जिसे 16 दिन बीत चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान के अब तक चुप रहने की वजह बड़ी जंग की तैयारियां हैं। दरअसल ईरान जानता है कि आईआरजीसी ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका उसको बचाने या बदला लेने जरूर आएगा। वो खुलकर इजराइल के साथ जंग में खड़ा होगा। ऐसे में ईरान हमले से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटा है। ईरान की रूस और चीन के साथ सीक्रेट मीटिंग चल रही है। वो हमले से पहले जिनपिंग और पुतिन को भरोसे में लेना चाहता है, ताकि अमेरिका के वॉर ग्राउंड में आने पर चीन रूस उसके साथ खड़े हों। ईरानी तैयारियों का इनपुट मिलने के बाद अमेरिका ने एक खतरे का अलार्म दे दिया है, जिसके बाद इजराइल भी चौकन्ना है। वो ईरानी तैयारियों को ध्वस्त करने और भीषण पलटवार के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। युद्धक तैयारियों को लेकर आईडीएफ ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने अपने एक बयान में कहा, इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हिजबुल्लाह और ईरान के बड़े हमले की आशंका है। हमने अपनी सुरक्षा में और सुधार किया है। लेबनान बॉर्डर की तरफ हर हरकत पर नजर है। दूसरे दुश्मनों की खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। साफ है, आईडीएफ किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि इजरायली नागरिकों के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है और शहर में बने बंकरों की जांच हो रही है। दरअसल इनपुट यह भी है कि ईरान इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों से हमले के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। दावा है कि ईरान के पास 8 से 9 परमाणु बम हैं। ये सभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर लोड हैं। ईरान बदले के लिए तेल अवीव पर परमाणु बम दाग सकता है। हालांकि इजराइल साफ कर चुका है कि वो ईरान के किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना हो।
इजराइल ने ऐलान कर दिया है, अगर ईरान की तरफ से परमाणु हमले की तैयारियों की जरा भी भनक लगी तो तेहरान से पहले हमला तेल अवीव करेगा, जो समूचे ईरान को राख कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जुलाई के महीने में हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 15 अगस्त को दाइफ के जिंदा होने की खबर जारी की। हमास ने दावा किया है कि दाइफ सुरक्षित और स्वस्थ है। इस खबर के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए। मोहम्मद दाइफ को गाजा का गॉडफादर कहा जाता है। उसे हमास का बिग बॉस, हमास का मास्टरमाइंड और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है। मोहम्मद दाइफ को इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के लिए सबसे बड़े जिम्मेदारों में से एक माना जाता है। आईडीएफ ने मोहम्मद दाइफ को मार गिराने का दावा किया था, लेकिन हमास ने एक बयान जारी किया जिससे इजराइल की चिंता बढ़ गई। हमास के सीनियर कमांडर कसामा हमदान ने कहा है कि अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दाइफ सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मोहम्मद दाइफ उस अल कसाम ब्रिगेड का चीफ है जिससे इजरायली सेना गाजा में जंग लड़ रही है। इजराइल ने जुलाई के महीने में दाइफ को मार गिराने का दावा किया था। 3 जुलाई को आईडीएफ ने खान यूनुस पर हमला किया। इजराइल ने खान यूनुस पर 9 बम गिराए। ये विस्फोट अल मवासी कैंप में हुए थे। इन धमाकों के बाद इजराइल ने दावा किया कि मोहम्मद दाइफ मारा गया। इजराइल की गिरफ्त में आने के बाद से दाइफ के पांव खराब हो गए थे और वो व्हील चेयर से ही अल कसाम का वॉर प्लान तैयार करता है। दाइफ के मारे जाने की खबर के बाद इजरायली सेना में जश्न मनाया गया था। लेकिन हमास के दावे के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा के उन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जहां अल कसाम कमांडर दाइफ छिपा हो सकता है। 15 अगस्त को इजराइल ने गाजा के 30 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। इसी कड़ी में खान यूनुस और देर अल बलाह पर भी बमबारी की गई। इजराइल खान यूनुस और देर अल बलाह को करीब करीब सपाट कर चुका है और अब यहां से बची खोजी आबादी को हटाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। खान यूनुस और देर अल बलाह में अल कसाम के कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं और दाइफ की तलाश यहीं की जा रही है। गाजा पर हमलों के साथ ही इजरायली सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में भी हमले शुरू कर दिए हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घर और वाहनों में आग लगा दी है। जिस तरह इजराइल गाजा को निर्जन बनाने में जुटा है, उसी तरह वेस्ट बैंक के इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों को खदेड़ने में जुट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन युद्ध की आग बहुत भड़कने जा रही है। इस जंग का यूरोप तक विस्तार होने जा रहा है। जर्मनी, जो अब तक यूक्रेन का दोस्त था, जो यूक्रेन को युद्ध के लिए हथियार मुहैया करवा रहा था, वही अब ज़ेलेंस्की से भड़क गया। सवाल है कि आखिर क्यों? करीब 2 साल पहले बाल्टिक सागर में बड़ा धमाका हुआ था। ये धमाका उस नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ था
जिसके जरिए रूस जर्मनी को गैस सप्लाई करता था। इस हमले में नेटो और यूक्रेन का हाथ होने का शक था, लेकिन असली सच सामने नहीं आ पाया था। अब जर्मनी की जांच में नॉर्थ स्ट्रीम विस्फोट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को यूक्रेन ने तबाह किया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पाइपलाइन को यूक्रेन के पूर्व सेना अध्यक्ष वालेरी ज़ालुझनी ने तबाह करवाया। हमले का ऑर्डर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दिया था। जांच में पता चला है कि ऑपरेशन की सीक्रेट जानकारी लीक ना हो, इसके लिए ज़ेलेंस्की ने अपने सेना अध्यक्ष को मौखिक ऑर्डर दिए थे। आदेश मिलने के बाद वालेरी ज़ालुझनी ने हमले के असली प्लान में अपने हिसाब से बदलाव किया था। इस खुलासे के बाद न सिर्फ रूस बल्कि जर्मनी भी यूक्रेन से भड़क गया है। जर्मनी ने तो मुख्य आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जर्मनी और यूक्रेन के रिश्ते खराब हो गए हैं। संभव है कि जर्मनी यूक्रेन को सैन्य मदद देना बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में फंसे यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी उन चंद देशों में शामिल है जो यूक्रेन को खुलकर मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पुतिन के क्रोध का परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आर्कटिक में एक बार फिर टेंशन। यहां अमेरिका के नेवी सील्स युद्धाभ्यास कर रहे हैं। डर है दुनिया के इस ठंडे इलाके में युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। कभी आसमान से हमला, तो कभी समंदर को चीरते दुश्मन पर अटैक। ये अमेरिका के नेवी सील्स हैं, जिनकी आर्कटिक के दुर्गम इलाकों में खास ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में नेवी सील्स के साथ अमेरिकन नेवी की कुछ टुकड़ियां भी शामिल हैं, जो गंभीर हालातों से निपटने का अभ्यास कर रही हैं। अमेरिका आर्कटिक में ऑपरेशन पोलर डैगर 2024 युद्धाभ्यास कर रहा है। यह युद्धाभ्यास आर्कटिक, बेरिंग सागर और अलास्का में हो रहा है, जिसमें अमेरिका के 100 से भी ज्यादा नेवी सील्स कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा MH-60M हेलीकॉप्टर, AC-130 विमान और नेवी बोट्स अभ्यास में शामिल हैं। और अब बात मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल आपातकाल का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मंकी पॉक्स ने पहली बार अफ्रीका से बाहर यूरोप और एशिया में, खासकर भारत के बगल में, दस्तक दे दी है। पहली बार अफ्रीका से बाहर मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में 3 मामले और स्वीडन में 1 मामला सामने आया है। यानी अब अफ्रीका से बाहर यह बीमारी निकल चुकी है, जिसका दायरा तेजी से बढ़ सकता है। WHO की तरफ से कहा गया है कि मंकी पॉक्स के एक नए क्लेड का उभरना, कॉन्गो गणतंत्र में इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में इसके मामलों की जानकारी मिलना और अब ये अफ्रीका से बाहर निकलना बहुत चिंताजनक है। अफ्रीकी देश कॉन्गो से शुरू हुई गंभीर बीमारी मंकी पॉक्स से 548 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई दूसरे अफ्रीकी देशों में यह फैल चुका है। और फिलहाल सुपर प्राइम टाइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।